बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपना असल रंग दिखा दिया है और जिस किस्म की सहूलतकारी का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, 5 जजेस ने आज वो ड्रामा पूरी कौम को दिखाया। वो सवालात जो अदालत के अंदर पूछे गए, इनसे पता ही चलता है कि फरीकैन को पहले से तैयारी करवाई गई और किसने क्या कहना है। काजी साहब ने भरपूर तरीके से स्क्रिप्टेड एक अदालती कार्रवाई का आगाज किया और फिर स्क्रिप्टेड अदालती कार्रवाई में जो स्क्रिप्टेड फैसला था वो आज दिया। सवाल ये पूछा गया कि आप इन्हराफ की बार बार बात कर रहे हैं, तो इन्हराफ की कोई सज़ा भी होगी, और जिन ममालिक का इस फैसले के अंदर रेफरेंस दिया गया जो अब नजरसानी केस में आए, उन ममालिक के अंदर क्या सज़ा है। फैसले के अंदर व्यूअर्स ये भी लिखा गया कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में अगर कोई पार्टी पॉलिसी से इन्हराफ करता है तो वहां पर किस किस्म की सज़ा जो है वो दी जाती है। और काजी साहब ने एक तो अपने ऊपर जो अदम एतमाद किया गया इस बेंच के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली जफर साहब की तरफ से अदम एतमाद किया गया, एक तो इसे नहीं माना और कहा कि आप बैठें, हम आपको बाद में सुनते हैं, और समात को बाकायदा तौर पर शुरू किया गया। और फिर सहूलतकारी का आज हमने एक अमली तौर पर मुजाहरा भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की कोर्ट नंबर 1 से देखा। ये अवामी मफाद का केस था और इस केस को पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं हुआ। व्यूअर्स, आज का दिन और जो सवालात काजी साहब और उनके जो साथी जजेस हैं जो उनकी तरफ से उठाए गए, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 बजे जो कमेटी इजलास बुलाया गया, इसमें हुआ क्या है, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को व्हाट्सएप के जरिए जो दरखास्तें दी जा रही हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर बिलावल जरदारी साहब ने जो कुछ किया और वो किस तरह से अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े, यानी अपने इत्तेहादियों के खिलाफ, और मुसद्दे का इल्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नहीं था और ये सिर्फ नून लीग जानती थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि नून लीग के अंदर भी एक डेवलपमेंट हुई है और एक वफाकी वजीर की कहानी इस वक्त बताई जा रही है। ज़राए बताते हैं कि वफाकी वजीर की वजह से ये पूरे का पूरा मामला जो ख़राब हुआ, जो नवाज शरीफ साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या रहे, और अब फजलुर रहमान को मनाना क्यों ज़रूरी है, और फजलुर रहमान की हाँ से पूरे मामले को मशरूत किसने किया, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि 63A नज़रसानी केस है जिसमें चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया है। और इससे पहले जस्टिस मंसूर को इस बेंच में शामिल करने के हवाले से कहा गया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। याद रखिएगा, जस्टिस मंसूर ने इससे पहले जो आईनी हैसियत है इस कमेटी की, उसके ऊपर भी सवालात उठाए और वो मुसलसल कह रहे हैं कि आपको ऑर्डिनेंस जिसके जरिए एक नई कमेटी और नए इख्तियारात दिए गए, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल बेंच है और जो फुल कोर्ट है इसमें नहीं रखते और जजेस अपनी राय नहीं देते, आप इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, याद रखिएगा, इससे पहले भी जब ऑर्डिनेंस आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो फिर आपको याद है कि इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के सामने रखा और फिर फैसला आया कि जजेस कमेटी बनाई जाए। 3 जजेस मिलकर ये फैसला करेंगे कि आने वाले मुकदमात की समात, बेंचेस की फॉर्मेशन और किसको किस बेंच में डालना है, ये वोट से तय पाएगा। लेकिन व्यूअर्स, आज हमने ये देखा कि जजेस कमेटी जो जस्टिस मंसूर ने जिसे चैलेंज कर रखा है, जस्टिस मंसूर ने इस कमेटी में ना सिर्फ बैठने से इनकार किया बल्कि इस बेंच में भी बैठने से इनकार कर दिया। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी खत लिखकर अदा किया है जजेस कमेटी को कि उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया और जो इस वक्त कार्रवाई जजेस कमेटी की तरफ से की जा रही है ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। गुज़श्ता रोज 4 जजेस ने बगैर मुकम्मल बेंच के ही जुडिशल ऑर्डर जारी किया। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रेजेंट जाहिर किया गया और आज मैच फिक्सिंग कमेटी ने, यानी ये नाम भी ठीक है ना, ये मैच फिक्सिंग कमेटी है, यानी पाकिस्तान के अंदर जजेस कमेटी नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह की शिरकत के बगैर ही फैसला करती है और जस्टिस नईम अफगान को 63A नजरसानी केस के अंदर बाकायदा तौर पे आप बिठा देते हैं। व्यूअर्स, अब होगा क्या और किस किस्म के फैसले जस्टिस अफगान के आने के बाद हो सकते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान जी वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले की हमायत की। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले का जो ना मानने का मशवरा भी इनकी तरफ से आया और फिर ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार के गैर कानूनी सर्विलेंस के ऑर्डर को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया,
तो 2 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ जस्टिस अफगान अख्तर इसमें शामिल थे, जिन्होंने बाबर सत्तार के हुक्म को मुअत्तल किया। तो आपको पता लग गया होगा कि इनके ताने बाने और ये किस किस्म के जज हैं और ये किस किस्म का फैसला जो है वो इस बेंच से देंगे बैठकर। आज अली जफर साहब ने इतराज़ बाकायदा तौर पे उठाया, लेकिन दूसरी तरफ अली जफर साहब की बात को तस्लीम जो है वो नहीं किया गया और कुछ अहम सवालात जो इस अदालत की कार्रवाई है वो मैं आपके सामने व्यूअर्स रख देता हूँ। पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि शहजाद शौकत साहब ये कहते हैं कि एक तो नज़रसानी की जनाब हम हक में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम हक में हैं, हुकूमती वकला ने भी कहा कि हम हक में, और फिर अली जफर साहब ने, क्योंकि उन्होंने बावाज़ बुलंद पूछा था कि कोई है, ज़ुबानी ही हमें बता दिया जाए कि कौन कौन इस फैसले से इत्तफाक नहीं करता और नज़रसानी के हक में नहीं है। काजी साहब ने 2 बातें कही हैं जी। वो ये कहते हैं कि नज़रसानी का स्कोप बहुत ही कम है, हमने फैसले के नतीजे को नहीं बल्कि फैसले की वजूहात को देखना है। काजी साहब ये समझते हैं कि आर्टिकल 95 और इसके साथ साथ डिफेक्शन जो 63A वाला मामला है, इसे आप इकट्ठे देखेंगे। यानी 63A के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अगर मेंबर पार्लियामेंट पार्लिमानी पार्टी की मर्जी, लीडर की मर्जी के बगैर वोट देता है तो उसका वोट कास्ट नहीं किया जाएगा, यानी उसे शुमार नहीं होगा और ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चला जाता है। लेकिन वोट कास्ट और उसको मानना, इसके ऊपर फारूक अचनाई की कहते हैं कि जब तक वोट कास्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने गलती नहीं की, उसने किसी किस्म की वायलेशन ऑफ लॉ नहीं की, लिहाजा इसकी तशरीह गलत की गई। अब मसला इसके अंदर पता क्या है, ये सारी कानून की बातें आप भी सोचते होंगे कि मैं आपको आज जो अदालत में जो कुछ होता रहा टेक्निकल बातें आपके सामने रख रहा हूँ। इस पूरी आज की समात का और हुकूमती कार्रवाई और जस्टिस काजी फायज ईसा की सहूलतकारी का बुनियादी मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। ये 63A में अगर कोई हुकूमत और पार्लिमानी कमेटी यानी अपनी कमेटी अपने लीडर की मर्जी के खिलाफ जाकर वोट देता है तो उसका वोट कास्ट ही करवाएंगे, उसे बाकायदा तौर पे शुमार भी करवाया जाएगा, लेकिन डिफेक्शन का जो क्लॉ है उसके बाद उसके ऊपर अमल होगा। यानी कोई नाहल होता है या फिर उसको फारिग कर दिया जाता है तो ये उसके बाद होगा, मरने से पहले उसका जो मकसद अजीम है उसे कबूल किया जाए। ये बाद में फैसला होगा कि वो शहीद है या फिर उसे जहन्नम वासिल किया गया। ये इसका एक लुबे लुबाब है जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ हुकूमती जो जमात है वो कोशिश कर रही है कि इसे हम उल्टा कर रखते हैं। अब व्यूअर्स, इसका अगर स्कोप कम है तो ये 5 जजेस, लग यही रहा है कि ये 5-0 से फैसला आएगा और हुकूमत को एक रास्ता मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो आपके जहन में भी होगा कि 41 अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं तो वो किसके कहने पर वोट देंगे, वो तो आज़ाद हैं। तो फिर ये मामला इस फैसले के आने के बाद वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और याद रखिएगा कि पार्लिमानी लीडर का जो इतलाक है इन लोगों पर नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वाइब्स हैं वो बता रही हैं कि वो किसी सूरत भी, चूँकि वो बार बार काजी साहब की अदालत में जा रहे हैं, नज़रसानी की अपील और मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर रहनुमाई की वो बात कर रहे हैं, तो जब तक वो फैसला नहीं होता या फिर अगर उस तनाजुर में जो अयाज सादिक ने ख़त लिखा ये मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कर भी देते हैं तो उससे पहले ये मामला अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो ये मखसूस नशिस्तों के केस को या तो आप मानें या फिर आप इंतज़ार करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का, या फिर आप ये करें कि आप माने बगैर और इंतज़ार किए बगैर ये मखसूस नशिस्तें बाकी लोगों को दे दें। और फिर इसके साथ साथ व्यूअर्स ये भी चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने 41 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर नहीं किया। अगर वो डेफिनेशन 63A जिसका काजी साहब आज ये कह रहे थे कि आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, अगर उस पर भी अमल किया जाए तो ये भी देखना होगा कि 63A वो 41 अगर आज़ाद हैं और तहरीक इंसाफ की छतरी के नीचे नहीं आते तो फिर इनकी हैसियत क्या है, यानी वो अपने इंडिपेंडेंट तौर पर, इनफरादी तौर पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो ये भी एक राह हमवार की जा रही है काजी साहब की तरफ से। और व्यूअर्स, इसमें ना आर्टिकल 95 अदम एतमाद वाला मामला भी इसमें ज़ेरे बहस आया और काजी साहब क्या कहते हैं कि फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा। फैसला तो मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है, पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो इसे नाअहल ना करे। पार्टी सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे
ही ना तो क्या होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर-ए-आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। ये सारी बकवास है जी, क्योंकि जो 63A है ना, और पार्लिमान की जो मर्जी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अदम एतमाद, एक जमात है, आपको पाकिस्तान की अवाम ने एक मंशूर, एक एजेंडे के तहत वोट दिया, आप एक जमात के रुकन डिक्लेयर होते हैं, आप जीत कर पार्लिमान में पहुंच गए, तो आप पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने वोट देना है, पाकिस्तान की अवाम जो मंशा है ना कानून की और आइन की और इस वोट, इस पूरे इलेक्टोरल कॉलेज की, वो यही है कि आप पाकिस्तान की अवाम को धोखा नहीं दे सकते। और अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो आपको पार्लिमानी लीडर की मर्जी पर और पाकिस्तान की अवाम ने जो वोट आपको दिया, आपको उसकी मर्जी पर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यार 95 को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर यानी पार्लिमान के अंदर हर पार्टी को इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाकर भी अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसके अंदर वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। तो इसके ऊपर बाकायदा अब ये कादी साहब जो है वो सवाल उठा रहे हैं। व्यूअर्स, बिलावल भुट्टो ने भी आज कुछ गुफ्तगू की है और मुझे हैरानगी ये हुई कि अगर पीपल्स पार्टी को नहीं पता था तो रात की तारीकी में ये मुसद्दा कैसे पास करवाने जा रहे थे। वो जो खदशात थे पाकिस्तान की अवाम के, जमहूरी कुव्वतों के और जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, वो आज बिलावल जरदारी की ज़ुबानी बहुत वाज़े हो गए कि ये मुसद्दा पाकिस्तान की सियासी जमातों ने नहीं बल्कि इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर इतनी बात नहीं की जाती। वो कहा जाता है कि ये मुसद्दा कहाँ से आया, हुकूमत को भी ये मालूम नहीं था कि ये मुसद्दा कहाँ से आया और जिसने तैयार किया। अब इस मुसद्दे के ऊपर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया और बिलावल क्या कहते हैं कि अदालती निज़ाम में थोड़े नहीं बहुत मसाइल हैं। ऐसा निज़ाम चाहता हूँ जिससे सबको तहफ़्फ़ुज़ मिले, हर जगह से मुक़द्दस गाय का तस्वुर ख़त्म हो। पहले अपनी जमात से तो मुक़द्दस गाय का तस्वुर ख़त्म कर दें। बिलावल अगर बेनज़ीर का बेटा ना होता तो क्या वो पार्टी का चेयरमैन होता? अगर मरियम नवाज शरीफ की बेटी ना होती तो क्या वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट और बाकी जो ओहदे हैं, गालबन अब आई डोंट नो कि वाइस प्रेसिडेंट वो हैं इस वक्त या चीफ कोऑर्डिनेटर हैं क्या हैं, या वज़ीर आला पंजाब की बनती। अगर शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज ना होता तो क्या वो मुक़द्दस गाय होता? नवाज शरीफ साहब क्यों मुक़द्दस गाय हैं? हमने पीटीआई के अंदर तो ऐसा नहीं देखा। इमरान खान जेल में है, आपने क्या किया? आपने एक आम वर्कर को उठाकर पार्टी का चेयरमैन बना दिया। इमरान खान के बच्चे जो हैं वो तो मरूसियत की जो दलदल पाकिस्तान में और जो पनीरी लगती है, इसमें पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने तो अपने बच्चों को कभी भी पार्टी का चेयरमैन या पार्टी के दीगर ओहदों पर बिठाने की बात नहीं की। ये सिर्फ पाकिस्तान में आप जैसी जमातों के अंदर होता है। आप बदलिया में कीड़े निकाल रहे थे, सरकार पहले अपने गिरेबान में झांके, आपको कीड़े ही कीड़े नजर आएंगे। मुक़द्दस गाय का कॉन्सेप्ट आपके घराने से है। आपने क्यों अपनी बहन को जो है वो पार्लिमान के अंदर भेजा, अपनी फूफी को भेजा, अपने अब्बा को भेजा? पूरे का पूरा खानदान मुक़द्दस गाय नहीं तो और क्या है? तो आप जमहूरियत की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब देखें मुक़द्दस गाय अदलिया के अंदर। ये सारे का सारा जो मामला है ना मुक़द्दस गाय का, ये सियासी जमातों के अंदर नज़र आता है। और बाकी आपको सूट करेगा तो आप इन फैसलों को मानेंगे, अगर आपको सूट करेगा तो जज मुहिब्बे वतन होगा, सूट नहीं करेगा तो जज जो है वो गद्दार डिक्लेयर किया जाएगा। नस्लों की जद्दोजहद के बाद, 3 नस्लों की जद्दोजहद के बाद आईनी अदालत बनाने का फैसला किया। इदारों को सोशल मीडिया के मुताबिक नहीं बल्कि अवामी उमंगों पर चलना चाहिए। अदालती निज़ाम दहशतगर्दों को सजा नहीं दे सकता। किसी जज या वकील के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए आईनी अदालत बनाना चाहते हैं तो आप दहशतगर्दी की जो अदालतें आपने पूरे मुल्क में कायम की हैं तो फिर इन्हें बंद कर दें, जिसका नाम ही इंसदाद दहशतगर्दी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट आप रखेंगे और वहां से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर बंद करें। फिर क्यों आप पाकिस्तान की आवाम का पैसा जो है वो ज़ाया कर रहे हैं? और ये वो पैसा है जो टैक्स पेयर, ये जो नंबर्स आपको बताते हैं ना कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा रिकॉर्ड टैक्स रिटर्न्स जो जमा करवाई गई हैं, ये इमरान खान को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूरी कौम और हुकूमत वक्त जो है इमरान खान को शुक्रिया अदा करे, क्योंकि खान साहब मुसलसल ये कहते रहे कि हमने टैक्स कलेक्शन करनी है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक आवाम वहाँ की टैक्स अदा ना करे। हमारे ज़राए कम है, पाकिस्तान की आवाम जो अमीर है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट, वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उस वक्त चीज़ों को एक हद तक जो है इमरान खान मटेरियलाइज कर सके। आज पाकिस्तान के अंदर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो बदले में पाकिस्तान की आवाम को आप क्या दे रहे हैं? आपने कहा ना कि इतने अरब जो हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया, बदले में क्या पाकिस्तान की आवाम को कुछ मिलेगा?
हमारी तो सड़कें सरकार, कभी उनको जो गड्ढे पड़ जाते हैं उन्हें आप भरने के लिए नहीं आते। आम आदमी को सेहत की सहूलियात, आम आदमी के घर पर अगर वो नौकरी नहीं कर सकता, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन और बाकी जो मामलात हैं वो हुकूमतें चाहे वो कोई भी हों देने में नाकाम रही। तो टैक्स आप जितना मर्जी कलेक्ट कर लें, जब तक पाकिस्तान की आवाम को रिटर्न नहीं किया जाएगा इस टैक्स कलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। ये टैक्स कलेक्शन इसलिए नहीं होती कि आप इदारों के बिल दे सकें, आप अपनी काबीना को चला सकें। ये टैक्स इसलिए नहीं दिया जाता कि तर्जुमानों के लिए गाड़ियाँ एक पूरी जो है फ्लीट ख़रीदा जाए। पाकिस्तान में, पंजाब में ये हो रहा है जी। पार्लिमानी जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी तर्जुमान हैं, उनके लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया और यही काम इन्होंने सिंध के अंदर भी किया है कि जनाब इन्हें हमने वीगो लेके देने हैं। क्यों? ये जी प्रोटोकॉल और फिर ये इसके साथ साथ मॉनिटरिंग कर सकेंगे। तो ये आपका पाकिस्तान है, टैक्स का पैसा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। फिर एक बात उन्होंने और भी कही है कि हमें बताया ही नहीं गया और नून लीग, हमें नहीं पता था कि नून लीग इतना बड़ा मुसद्दा लेकर आएगी, यानी उसमें तरमीम की जो शिकें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सर अगर आपको नहीं पता था तो फिर आप उस रात को क्या कर रहे थे और उजलत में एक ऐसा आइन पास करवाने जा रहे थे जिसका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि फजलुर रहमान साहब से एक शख्सियत मिली और माजी के अंदर, और नून लीग के ज़राए ये बताते हैं कि उस शख्सियत के मिलने के बाद मामलात ख़राब हुए और फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया और अब नून लीग ये समझती है और नवाज शरीफ ने अपना पूरे का पूरा जो मौक़िफ़ है वो पार्टी को बता दिया है और ये जो मौक़िफ़ है वो पीपल्स पार्टी तक भी पहुंचा दिया गया कि आइनी पैकेज के अंदर जब तक फजलुर रहमान को नहीं मनाया जाता हम आगे नहीं बढ़ेंगे और आइनी पैकेज को पास करवाने के हवाले से फजलुर रहमान का मानना बहुत ही ज़रूरी है। व्यूअर्स, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इसका दिफा किया, वहीं पर नवाज शरीफ साहब लाहौर वापस चले गए और अब ये खबर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने इसे मशरूत कर दिया है फजलुर रहमान साहब के साथ। इसीलिए नून लीग आपको कहीं नज़र नहीं आ रही आइनी तरमीम के हवाले से, और चूंकि फजलुर रहमान के मानने या ना मानने से मशरूत किया गया, उसके बाद एंट्री हुई है बिलावल जरदारी साहब की और वो अब आपको बलूचिस्तान बार से भी खिताब करते हुए नजर आएंगे, सिंध बार से भी खिताब करते हुए नजर आएंगे, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर अब एक्टिव हुए हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है सियासी महाज से। लेकिन एक और आइनी इदारा भी इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है और मुझे तो आज हैरानगी हुई कि यहाँ पर जो दरखास्तें हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर भी कबूल कर ली जाती हैं। इससे पहले एक नारा नून लीग की तरफ से लगाया गया था कि जनाब व्हाट्सएप के ऊपर कमेटीज़ बनाई गई, व्हाट्सएप के ऊपर सब कुछ होता रहा। तो आज बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर ये बात कही गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस कदर सुल्तान राजा उनकी सरबराही में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली का ये केस था जिसमें अंजुम वकील हैं, राजा खुर्रम नवाज हैं और तारिक फजल चौधरी, यानी इस्लामाबाद के तीनों सीटें जो इनकी नहीं हैं, इसके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जब काम शुरू किया, तारिक जो आपके जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, तो उसके बाद उनकी डिग्री निकाल ली गई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रुकन कौमी असम्बली अकील अंजुम के वकील से ये पूछा, ये गौर से सुनिएगा सर, कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है और हमें किस तरह जलील किया जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम को किस तरह जो है रुस्वा किया जा रहा है। रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील से पूछा गया कि क्या आपने तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि दरख्वास्त व्हाट्सएप पर भेज दी थी। अब ये व्हाट्सएप किसका है और क्या यही तरीकाकार है पाकिस्तान के एक हलके का जहां की आवाम और जहां के लोगों ने वोट किसी और जमात को दिया? इन क्वेश्चन है कि जो जीता वो नहीं जीता बल्कि उसे जितवाया गया और वो दरख्वास्त लेकर गया कि जनाब इसको चेंज कर दिया जाए, हमें इत्मीनान नहीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के ऊपर, तो वो दरख्वास्त कैसे दे रहा है? व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरख्वास्त की हार्ड कापी भी देनी चाहिए थी, तीनों उम्मीदवार अलग अलग दरख्वास्तें दें और टाइटल भी अलग कर दें। और फिर शोएब शाहीन साहब की एंट्री होती है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये शिकवा किया कि हम यहाँ पर अजनबी हैं, और मेंबर बलूचिस्तान जो वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि आप कैसे अजनबी हैं, आपकी बात सुनी तो जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, हमारे इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बाकी जो मामला हैं आप उन्हें नहीं देख रहे। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर आपके हक़ में फ़ैसला आए तो उसे इंसाफ कहेंगे और आपके हक़ में फ़ैसला ना आए तो आप हमें नाइंसाफ़ी का दर्स देंगे। इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि हमें बाहर जाकर गालियां दी जाती हैं, तो
تو شعیب شاہین نے آگے سے کہا کہ جناب آپ کو گالیاں کون دیتا ہے؟ تو اس نے کہا جا کے آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھئے گا۔ تو شعیب شاہین نے پھر اس کا جواب دیا کہ میں نے آپ کو کبھی بھی گالی جو ہے وہ نہیں دی۔ یہ تاریخ کا یعنی وہ جج ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن ہے جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور یہی وہ خطرہ ہے جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ اس وقت پورے کا پورا عمل جو ہے جس سپیڈ کے ساتھ اور جس جانفشانی کے ساتھ اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے یہ آگے بڑھا رہا ہے۔ پھر جی آج کی نشست تھی ہماری، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔